तो स्वागत है आज विज्ञान की इस दूसरी श्रृंखला में। मैं उमेश सर स्वागत करता हूं आप लोगों का और धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को इतना सराहा, उसको इतने व्यूज़ दिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर प्रेजिंग एंड वाचिंग द वीडियो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है बायो फर्टिलाइज़र यानी जैव उर्वरक। तो देखिए, जैव उर्वरक के विषय में सबसे पहले जो दिया हुआ है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन, इंग्लिश में भी जान लीजिए फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे पौधों में पाया जाता है जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जो जड़ें होती हैं उनकी गांठों में, जड़ों में अजीब तरीके की ऐसे गांठ जैसी पाई जाती है उसमें जड़ में, और इसमें राइजोबियम जैसे जीवाणु पाए जाते हैं जो ज़मीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पूरी बात को समझ लीजिए ढंग से। तो अक्सर हम लोगों ने फसल चक्र की बात सुनी होगी, फसल चक्र। तो उस फसल चक्र में ये माना जाता है कि फसल चक्र में कहीं ना कहीं ऐसे फसल को बोया जाए या उगाया जाए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भूमि में करे, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करे, ताकि भूमि की जो उर्वरता नाइट्रोजन के कारण होती है वो बनी रहे। तो अक्सर अब ये सारा फसल पैटर्न बदल चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग धान करते हैं यानी चावल करते हैं और फिर गेहूं करते हैं, और इन दोनों में से कोई भी ऐसी पौधा नहीं है जो, या ऐसी फसल नहीं है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे। तो इस वजह से होता क्या है कि हम लोग दलहन करना छोड़ गए हैं। दालों की फसलों में ये खूबी होती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि दाल का उत्पादन घटता चला जा रहा है, क्योंकि ये इसका पैसा जो है किसानों को अच्छा खासा मिल जाता है। मटर भी नहीं करते हैं अब लोग बाग ज़्यादा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, तो मैं सारा समझा रहा हूँ इसको एक एक चीज़ से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और जब ये हम नहीं करते हैं इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, नाइट्रोजन उर्वरक डालना पड़ता है। अब देखिए यहाँ कुछ पौधे दिए हुए हैं, मुख्य दलहनी फसलें, जैसे चना दिया है, पहले खूब होता था, मटर, सेम, अरहर। ठीक है, जड़वड़ ये सब दिखाई है, तो आप देख लेना, मैं तो डिटेल में समझा दिया आपको। ठीक है, ये सब अभी हम छोड़ रहे हैं बीच में, इसमें ठीक से नहीं दिया है क्रमबद्ध रूप से, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन कौन से होते हैं। तो सोयाबीन में होता है राइजोबियम, मैंने अभी आपको बताया ही था ऊपर, राइजोबियम जैपोनिकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पहले ही बता दिया। फिर 3 पत्तियाँ घास। अब यही पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वो करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब ये जो 3 पत्तियाँ घास है, तो लोगों को लगेगा ये नहीं होगा। अब ये लुसर्न है, ये सुना ही नहीं होगा। जलीय फर्न सुना नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें आप इधर देख रहे हो ना, ये अक्सर सीधा आईएएस में ही इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने उसमें, या कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। इतने से ही प्रश्न अगर पूछ लिया इतने हिस्से से, तो ये भारी हो जाएगा। और अगर इसमें कहीं कूट दे दिए 1 2 3 करके और फिर ABCD बनाया, तो बस समझ लो गया क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा। फिर 3 पत्तियाँ घास, इसमें राइजोबियम ट्राइफोली होता है। फिर ये लुसर्न है, लुसर्न में राइजोबियम मेलिलोथी होता है। ठीक है, जलीय फर्न में एनाबीना एजोली होता है। उसके बाद जीवाणु, फिर ये गोनेरा माइक्रोफाइला में नोस्टॉक। और अब ये भी पूछ लेते हैं यहाँ से कि कौन कौन से जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो इतना भी याद रख लोगे आप तो काम चल जाएगा। देखो, इतना राइजोबियम है ही, अब इसके साथ में ये अलग अलग जुड़े हैं, वो अलग बात है। फिर एनाबीना, नोस्टॉक, ये याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनाता है। तो क्वेश्चन पर तो ध्यान रखते जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। तो जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद जैव उर्वरक है। ठीक है, पर्यावरण हितैषी है भाई, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है और खेतों के लिए लाभकारी सूक्ष्म जीव उपलब्ध कराता है। और जब ये नहीं होते हैं तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारी भूमि के लिए नुकसान है भविष्य में चल करके। इसलिए एक चीज़ और चल गई है, ध्यान से सुन लो, इसमें है या नहीं पता नहीं, देख लो। ऑर्गेनिक, आजकल बहुत सुन रहे होगे हर चीज़ आप, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक उत्पाद वो महंगे आ रहे हैं बाज़ार में, ऑर्गेनिक नाम से बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद वो उत्पाद हैं जिनमें केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र, हाँ क्वेश्चन अगर पूछ लें आपसे तो बस क्या है, ऑर्गेनिक उत्पाद आजकल बहुत चल रहे हैं, क्या है जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता, नेचुरल तरीके से उसको उगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो समझाया गया है कुछ जैव उर्वरकों के प्रकार समझाए हैं, जैसे कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर। ठीक है, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये देखो फिर से नाम दिए हुए हैं, तो देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला, ये याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखो फॉस्फोरस घुलाने वाले, बेसिलस, सूडोमोनास, एस्परजिलस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फिर पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले राइजोबैक्टीरिया और सूडोमोनास, ये याद कर लीजिएगा, पूरा हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा बहुत जाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली नील हरित शैवालों के बारे में देखिए, पूछ लेते हैं कॉम्बिनेशन बड़े उसमें। तो जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नील हरित शैवाल, प्रोकैरियोटिक शैवाल, शैवाल भी करते हैं, एजोला सहचारी प्लस जलीय फर्न। ठीक है, इसके बाद पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना, एजोली, तो ये मिल करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे। एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उपज क्षमता में वृद्धि। ठीक है, काम में किसके आता है, दुधारू पशुओं के खिलाने पर दूध की मात्रा भी बढ़ती है साहब, तो ये भी कभी कभार डाल देते हैं। आईएएस इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए यहाँ पर ये सब फर्न वर्न ये सब याद कर लेना, बता तो मैंने दिया ही है। चलिए, अब ये ख़त्म हुआ। बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी शुरू होती है, ह्यूमन एनाटॉमी शुरू होती है। और ह्यूमन एनाटॉमी में कंकाल तंत्र से शुरुआत की जा रही है। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। तो कंकाल तंत्र वही हड्डियों का बना ढांचा होता है और इसके कार्यों में शरीर को आकृति देता है, सपोर्ट भी देता है, इसमें नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट भी देता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मांसपेशी तंत्र, मांसपेशियों से निर्मित होता है, शरीर को सहारा, ये एक्चुअली इसी एक ही में ही आते हैं सब चीज़ें, दृढ़ता और गति प्रदान करता है, सब एक से ही हैं, अलग अलग कर दिए हैं, सब एक ही हैं। ठीक है, तो कंकाल तंत्र में आ जाते हैं हम। ये अजीब तरह से बनाया है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ यार। कंकाल जो है दो तरीके के होते हैं, अंतः कंकाल मतलब जो अंदर हड्डियाँ होती हैं, और एक बाह्य त्वचा में जो दिखाया जाता है, ऐसे आपके बाल हैं, नाखून हैं, ये तो इसमें ये अलग से दिखाया हुआ है बाह्य कंकाल। तो पूछ सकते हैं आपसे, तो ये रोम दिखाएं, बाल ही हैं, ये भी बाल है, ये भी बाल है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से अंतः कंकाल दिखाया है, तो अक्षीय कंकाल 80 हड्डियाँ और 126 हड्डियाँ, उपांगीय कंकाल, और कुल मिलाकर के 206 हड्डियाँ। तो यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हड्डियों की संख्या, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, कपाल में कितनी हड्डी होती हैं, ठीक है ना, चेहरे में कितनी हड्डी होती हैं, यार पूछा भी गया है 14, कान में कुल 6 हड्डी होती हैं, रीढ़ की हड्डी ये पूछ लेते हैं, वयस्क में 26 होती है, बच्चे में 33 होती है, इसलिए बच्चे में लोच ज़्यादा होता है।
फिर पसलियों की भी पूछ लेते हैं, कुल 24 होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, ये सब पूछ लेते हैं। फिर फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये रिब्स है, रिल्स नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, रिब्स यही है बस कलाकारी, रिब्स, ठीक है ना। हाँ, पीछे आप हाथ लगा के देखोगे अपने तो फ्लोटिंग रिब्स आपको पीछे पीठ में सबसे नीचे दिख जाएगी, ठीक है। पीठ का जो हिस्सा होता है आपका, ये वाला हिस्सा, पीठ में जब आप देखोगे अपनी पीठ में, मान लो ये आपकी भी, ये यहाँ पर जो है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ऐसे, ठीक है। फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी पीछे से आकर के ऐसे पिंजर नहीं बनाती हैं, इसलिए बोलते हैं। अब देखो ये भी पूछ लिया जाता है, नाखून क्या है, मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, ये होती है केराटिन से निर्मित। इसलिए तुमने देखा होगा बालों का जो आता है आजकल वो केराटिन होता है उसमें, क्योंकि इससे केराटिन से जो है ये नाखून बाल अच्छे होते हैं, तो शैम्पू वैम्पू में देते हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो बाल और नाखून या बालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐड आता है आजकल, आपने शैम्पू वैम्पू का देखा होगा केराटिन युक्त, तो केराटिन यही होता है, ठीक है। काटने पर दर्द नहीं होता, रक्त संचार नहीं होता, ठीक है। अब देखो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं भाई। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन 65%, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद फास्फोरस 1%, फिर कैल्शियम 1.5, नाइट्रोजन 3.2 और कार्बन 18.5%। चलिए आ जाइए, अब दांत के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मनुष्य के दंत जो है द्विदंती होते हैं, दुबार दंती होते हैं, द्विदंती नहीं दुबार दंती। दुबार दंती का मतलब होता है 2 बार आते हैं, एक बार बचपन में, उसके बाद दोबारा आते हैं, ठीक है ना, 2 बार आते हैं, ठीक, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, दंत वल्क यानी इनेमल, इनेमल बहुत हार्ड होता है, अगर इसको पत्थर पर रगड़ा जाए तो चिंगारी उठती है, हार्डेस्ट चीज़ है अपने दुनिया की एक इनेमल, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये इससे मिल करके मिला होता है दांत आपका, ठीक है। इसके बाद 20 दांत 2 बार निकलते हैं और 12 दांत जो होते हैं जिनको चवर्णक दंत, वो एक ही बार होते हैं, दाढ़ें बाद में आती हैं बच्चों की। ये नाम दिया हुआ है इनका, इंसीजर, जो काटने के काम आता है किसी चीज़ को। फिर उसके बाद रदनक, कैनाइन और अग्रचर्वणक, और फिर मूलर यानी प्री मूलर और मूलर, दाढ़ें हैं ये। इसका जो है सूत्र होता है दंत सूत्र, दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र। कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं, तो 32 दांतों का देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको इसको फिल करना है, मुझे देना जवाब, ठीक है। तो I/I, ऊपर का I और नीचे का I कितने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैनाइन कितने होते हैं, फिर प्री मोलर कितने होते हैं और मोलर प्री मोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं, और कुल मिला करके ये होते हैं 32, ऊपर नीचे के मिला करके। अब आपको गिनती यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करके मुझे कमेंट में देनी है। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य के पैर की हड्डी, जांग की हड्डी होती है वही फीमर, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे भारी हड्डी भी होती है ये। फिर इसके बाद चलिए आ जाते हैं क्लेविकल, ये जो है ये आपकी हंसली की हड्डी है, ठीक है। जत्रुक भी, ये नाम याद रखना है, एक बार पूछ लिया था IAS में, इसी से ही स्कंद फलक और इस तरह से ही पूछा था। स्टर्नम ये सामने की हड्डी होती है, ठीक है। फिर जिसको उरोस्थी, हाँ ये से पूछ लिया था एक बार हिंदी में बिल्कुल शुद्ध, तो हिंदी में भी याद कर लीजिए भाई, ज़बरदस्त हिंदी है। फिर इसके बाद देखिए ये आपके हाथ की हड्डी दी है रिस्ट में, कार्पल्स हैं आगे की और फिर मेटाकार्पल्स हैं, इसमें सिर्फ कार्पल्स दिखा है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स 2 होती हैं। फिर उन्होंने घुटने की हड्डी दिखाई है, ये पटेला, नी कैप घुटने की, ठीक है। सब ऐसा बना दिया है चित्र वित्र में। उसके बाद एक कान दिखाया है, तो कान में स्टेपीज जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। उसका पेपर नहीं है नीट का। फिर संयोजी ऊतक,
तो संयोजी ऊतक जो होते हैं इसमें भाई क्या क्या करते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक लिगामेंट होते हैं, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है। और दूसरा होता है कंडरा, जिसको टेंडन बोलते हैं, ये हड्डी को मांस से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पाचन तंत्र प्रारंभ हुआ। तो पाचन तंत्र में विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थ को सरल और छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन की क्रिया कहलाती है। और मनुष्य में एक विकसित पाचन तंत्र होता है, उसको अलग से यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो देखिए, मुख गुहा से ही पाचन का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो जवाब होगा मुख गुहा से। कई लोग हो सकता है सोचें कि पेट में जाकर के होता है, नहीं, मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में लार के साथ में टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो शर्करा को तोड़ता है, ठीक है। इसलिए जब आप चबाओगे रोटी को तो थोड़ी देर में मीठी लगने लगेगी, ज़्यादा देर तक चबाओगे। तो एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम तो मिलता ही है, एक और एंजाइम मिलता है, उसको बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। इसमें दिया नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। लाइसोजाइम एंजाइम ये जीवाणुओं को जो है मारता है मुंह में ही, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपकी ग्रास नली। तो ग्रास नली जिसमें से सीधा खाना जाता है, यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ से सीधा भोजन आमाशय में पहुँचता है। अब आ जाते हैं आमाशय में, ये है आमाशय। अब आमाशय में क्या क्या होता है, देखिए, HCl का स्रावण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, और पेप्सिन नाम का एंजाइम है तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो कुछ प्रोटीन का पाचन जो है होता है। बच्चों में दूध को पचाने के लिए एक रेनिन नाम का एंजाइम भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, दूध को पचाने वाला, ठीक है। तो ये तो हुआ आमाशय। अब आमाशय के बाद हम छोटी आंत पे आएंगे सबसे पहले, उसके बाद अलग जो ग्रंथियां उनको पढ़ेंगे। छोटी आंत में काफ़ी ज़्यादा पाचन होता है। मुख्य पाचन जो होता है खाने का वो छोटी आंत में होता है, ध्यान रखिएगा। सभी प्रकार का पाचन वहीं जा कर के होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का, प्रोटीन का, सबका पाचन यहीं पर होता है, ठीक है। बड़ी आंत में जल अवशोषण होता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ग्रंथियां देख लेते हैं। सबसे पहले यकृत देखते हैं। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। तो क्या करती है, पित्त रस का उत्पादन करती है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया करती है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है इसको समझ लीजिए, इसी के लिए हम हैं। देखिए क्या होता है, खाने के बाद आपका ग्लूकोज बनता है। जब भोजन पच जाता है तो जितना ग्लूकोज पचता है वो ग्लूकोज तो यूज़ हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है उसको यकृत में संचित कर लिया जाता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन ज़रूरत पड़ने पर, जैसे आपको भूख लग रही है या कुछ हो रहा है, तो ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूट जाता है। इसको उत्क्रम ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोला जाता है इस प्रक्रिया को। तो एक उदाहरण बता देता हूँ कि अगर आप एक दिन का फास्ट रख लो, एक दिन का व्रत रख लो, तो इतना ऊर्जा जो है ग्लाइकोजेनेसिस में आपको मिल जाती है, ठीक है। फिर यूरिया का संश्लेषण करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अल्कोहल का निरावेशन करता है, इसलिए शराब ज़्यादा पीने से लिवर के ऊपर इन्वर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद पित्ताशय दिया हुआ है। तो पित्ताशय में वसा का एमल्सीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। वसा का एमल्सीकरण करता है, मतलब वसा जो होता है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। पित्त रस का भंडारण भी यही होता है, निकलता तो यहाँ से है लेकिन भंडार यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद आपका एक अग्न्याशय है, यह अग्न्याशयी रस का श्रावण करता है पेट के अंदर, इतना ही दिया हुआ है इसमें, ठीक ही ठाक है, ठीक है। इसके बाद बस मल परित्याग के लिए गुदा द्वार बना दिया है। इसके बाद ये एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दे रखी है, जो आंत का एक हिस्सा होती है,
ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये दिया हुआ है लार का संगठन। लार में क्या क्या होता है देखिए, लारी एमाइलेज या टाइलिन होता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। ऊपर हम लोग पढ़ के आए थे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो उसमें विशेष रूप से स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च बेसिकली पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है स्टार्च। ठीक है ना, बहु शर्करा। फिर इसके बाद लिंगुअल लाइपेज होता है, ये वसा का पाचन करता है। इसके बाद लुब्रिकेंट्स होते हैं म्यूकस के रूप में जो चिकना करते हैं। उसके बाद Na+, Cl- और K पोटेशियम आदि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं खाने को नमी देने के लिए। और जो मैंने लाइसोजाइम एंजाइम ऊपर बताया था, इसका भी होता है, ये जीवाणुओं का नाश करता है। फिर यकृत को अलग से समझाया इन्होंने, भाई इसका भार होता है 1.5 किलोग्राम, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे फिर मैंने बताया था पित्त का उत्पादन होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, रक्त में अमीनो अम्ल का विनियमन होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है, शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है, हेपेरिन और फाइब्रोजेनिन प्रोटीन का उत्पादन करता है। फिर इसके बाद आमाशय को भी अलग से समझाया इन्होंने। जठर रस, आपने बाबा रामदेव को सुना होगा, तो उन्हें जठर अग्नि को उत्पन्न करता है। जठर अग्नि का मतलब जठर रस निकलता है तो खाना अच्छा पचता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये सारा जो माहौल होता है यहाँ का, ये पूरा जो होता है पूरा अम्लीय होता है। लेकिन ये जो अभी आपने देखा है पित्तरस वगैरह का श्रावण होता है, ये सब जो है उसके मामले को आंत में ले आकर के पूरा माहौल क्षारीय कर देता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। रेनिन एंजाइम होता है, बताया था भाई दूध को पचाने के लिए, ऊपर ही बता दिया था मैंने। चलिए पित्ताशय पे आ जाइए। पित्त भंडारक है, पित्त का श्रावण करता है, वसा का एमल्सीकरण करता है, लिपिड्स के पाचन को करता है। पीएच मान देखिए मैंने आपको बताया था, क्षारीय कर देता है इसको। ठीक है ना, बिलिरुबिन की अधिकता से पीलिया हो जाता है। ध्यान रखना, पीलिया होने पर बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए लैंगरहेंस की दीपिकाएँ, ये अग्न्याशय में आप समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अग्न्याशय जो होती है वो दो तरीके की ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि पढ़ते हैं। पहले इसको पढ़ लो फिर इस पे आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये एक प्रकार की क्या है, मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ख़ास बात यह है कि मिश्रित ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। तो इसमें क्षारीय अग्न्याशयी रस और पूर्ण पाचक रस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? क्षारीय अग्न्याशय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे सभी चीज़ों का पाचन होता है। ठीक है ना, हर तरीके का एंजाइम निकलता है इसमें और हर तरीके की चीज़ का पाचन करता है। वसा का, प्रोटीन का, देख रहे हो ना आप, ट्रिप्सोनेजन, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना। अग्न्याशय लाइपेज वसा का पाचन करता है। अग्न्याशय एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। अब यहीं से इसमें जो है लैंगरहेंस की दीपिकाएँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस पाई जाती हैं। इसके खोजकर्ता भी लैंगरहेंस थे, इन्हीं के नाम पर हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, अल्फ़ा और बीटा, इसमें दी नहीं है। लेकिन इसी से ही जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है और ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए छोटी आँत दे रखी है सांप जैसी बना के। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यात और शेषांत्र। अत्यधिक कुंडलित होती है, 6 से 7 मीटर की होती है। कार्य है भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्शन। अब इसमें कौन कौन से देखिए आपके वो होते हैं, इरेप्सिन होता है, पेप्टोन्स का पाचन करके अमीनो अम्ल में बनाता है, यानी प्रोटीन का ही पाचन है ये। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है। माल्टेज है तो माल्टोज का पाचन करके ग्लूकोज में बदलेगा। माल्टोज एक प्रकार का द्विशर्करा होता है, ध्यान रखिएगा, डाइसैक्राइड। फिर लैक्टेज है,
लैक्टोज का पाचन करता है, दूध में होता है, तो लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिल करके बना होता है, ये भी डाइसैकेराइड होता है। फिर लाइपेज है, तो ये इमल्सिफाइड वसा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम, इसको याद कर लीजिएगा, पूछ लेते हैं। फिर सुक्रेज एंजाइम है, तो सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में करता है। फिर जो है बड़ी आंत दे रखी है, तो बड़ी आंत में भाई जल का अवशोषण होता है, इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। फिर इसके बाद है आपका क्रमी रूप परिशेषिका, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है, अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है ना, और ये बृहदांत के सीकम से जुड़ा हुआ होता है, याद रख लेना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। लार में 99.5% मात्रा में जल होता है, प्रतिदिन लार का औसतन स्राव 1 से 1.5 लीटर होता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है जाइमेज एंजाइम, याद कर लेना। एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स, ठीक है ना। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन, ऊपर ही बता दिया था मैंने पहले ही। अब चलिए भैया, विटामिन और पोषण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। चलो तो फिर कहाँ से शुरू किया जाए, यहाँ से कि वहाँ से? यहीं से कर देते हैं। तो प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में बताया गया है। देखिए, पोषक तत्व 2 काम करते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, 3 काम। पहला आपको ऊर्जा देते हैं, यहाँ से समझ लो, फिर पढ़ते जाना। एनर्जी देने का काम होता है। दूसरा शरीर की वृद्धि और निर्माण यानी ग्रोथ, और तीसरा होती है मरम्मत, शरीर में जो बराबर टूट फूट चलती रहती है जो हमको दिखती नहीं है, वो भी सब इसी से ही होता है। तो ये 3 काम होते हैं शरीर में। ऊर्जा देने वाले जो चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले ऊर्जा देता है, और वसा, ये दोनों ऊर्जा देने वाले हैं। शरीर का निर्माण या वृद्धि प्रोटीन पर डिपेंड करती है। फिर इसके बाद विटामिन जो होते हैं वो हमारी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। अगर विटामिन हमारी शरीर में नहीं जाएंगे, देखिए, तो क्या होगा, हमारे शरीर का जो उपापचयी मेटाबॉलिक जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि विटामिन डी की कमी रहेगी तो कैल्शियम हमारे शरीर को मिल ही नहीं पाएगा, ये प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी विटामिन डी के बिना। तो आप कितना ही कैल्शियम खाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। फिर है न्यूक्लियर अम्ल, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और खनिज लवण इम्पॉर्टेंट है, मिनरल्स, ठीक है ना, ये भी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। बहुत सारे अगर हमारे अंदर खनिज पदार्थ नहीं होंगे तो उनसे भी तमाम रोग वगैरह हो जाते हैं। और उसके बाद है जल है बहुत आवश्यक, ये उपापचयी क्रियाएं करता है, ठीक। तो अब बारी बारी से जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है वो है आपका विटामिन्स। तो विटामिन B1 देख लेते हैं, इसका नाम पूछ लेते हैं, थायमीन बोलते हैं। बेरी बेरी और वृद्धि रुक जाती है। कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज से, फलियों से, सोयाबीन, दूध आदि से। फिर इसके बाद है विटामिन B2, इसका नाम राइबोफ्लोविन है। फिर इसको रोग हो जाता है इससे किलोसिस। कहाँ से प्राप्त होता है? पनीर से, अंडे से, ईस्ट से, मांस से, पत्तेदार सब्जियों से। फिर विटामिन B3 है, इसका नाम नियासिन निकोटिनिक अम्ल है। इसके रोग से क्या हो जाता है? इस रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा। कहाँ से प्राप्त होता है? ईस्ट से, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियाँ। फिर B5 है, इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। चर्म रोग हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अंडे से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, मांस से, मूंगफली से। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, दूध कंप्लीट आहार होता है, तो दूध का एग्जाम्पल तो कहीं भी फिट कर सकते हो। उसके बाद मांस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि जिस चीज़ से आपका शरीर बना हुआ है वही मांस है, तो इसमें लगभग सारे विटामिन और जितनी भी चीज़ें हैं वो पाई जाएंगी। और इसी के साथ साथ अंडे के साथ भी वही खेल है, ये सब पाया जाता है। दूध में केवल विटामिन C नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। अब विटामिन B6 अन्य रोग है, पायरोडॉक्सिन,
रोग हो जाता है रक्त की क्षीणता, चर्म रोग होते हैं, पेशी ऐंठन होती है। ठीक है, स्रोत क्या है मैंने बताया था, दूध, ईस्ट, अनाज और मांस। फिर है विटामिन B7, अन्य नाम है बायोटीन, ये तो बालों के लिए होता है। ठीक है, हाँ पूछ सकते हैं बायोटीन। तो चर्म रोग हो जाता है, बालों का झड़ना इससे कमी से। स्रोत क्या है वही मैंने आपको बताया, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, मैं एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ। विटामिन्स को हम शुरू में बता देना चाहिए था इन लोगों को, अब कहीं आगे बताएं तो पता नहीं है, मेरे से सुन लो तुम। तो विटामिन्स को हम दो प्रकार के उसमें बांट सकते हैं, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील मतलब जो जल में घोलने पर सीधे घुल जाएं। ठीक है, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, यानी ये वसा में घुलेंगे। अब एक बड़ी मज़े की बात आपको बताता हूँ मैं। तो जल में घुलनशील जो हैं, जल में जो घुलनशील हैं वो कौन कौन से हैं, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी कई प्रकार के होते हैं तो इनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाज़ार में टैबलेट भी आती है बी कॉम्प्लेक्स, उसमें सब तरीके के विटामिन बी होते हैं। और दूसरा आता है विटामिन सी। अब विटामिन सी से तो आप ऐसे ही समझ लो कि आप नींबू को पानी में घोलोगे तो घुल जाता है, और नींबू में विटामिन सी होता है। तो बी और सी दोनों उसमें घुलते हैं, बकाया शेष जितने भी हैं वो वसा में घुलते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि वसा या फैट शरीर के लिए बुरा है, ठीक है, वो लोग गलत कहते हैं। क्योंकि अगर फैट और वसा की मात्रा आपके शरीर में नहीं पहुंचेगी तो बाकी के विटामिन्स घुलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आजकल ये जो बेवकूफ़ बनाने का प्रचलन चल गया है, ये भी बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी है। हद से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन हाँ आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी बहुत मात्रा में सभी चीज़ें खाना चाहिए। दूध में भी वसा होता है, घी में भी होता है, तेल में भी होता है। पुराने लोग खूब खाते थे, कुछ नहीं होता था उनको। चलिए, रेटिनॉल, विटामिन ए, रेटिनॉल। रोग है, रतौंधी हो जाता है, जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, त्वचा में कोशिका में परिवर्तन हो जाता है इसके कारण। स्रोत है इसकी गाजर। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। हरी सब्जियां, दूध मैंने आपको बताया था, दूध सबके लिए है। यकृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकृत माने लिवर। अब ये तुम खाओगे कैसे भाई लिवर, तो लिवर खाने के लिए, जिगर खाने के लिए जिगर चाहिए। मतलब जो नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज जब आप खाओगे तो लिवर भी आपको मिलेगा, जिस जानवर को आप खाओगे तो उसी में होता है। और मछली के तेल में होता है, मछली में भी होता है। फिर इसके बाद चलिए आ जाते हैं आगे नीचे। अभी तब वहाँ विटामिन B1 A कर दिया, यहाँ 9 ले आए ये लोग। ये है भैया, ऐसे बनाइए इनने। विटामिन B9 फोलिक एसिड बोलते हैं इसको, खून बनाने के काम में आता है। ठीक है, सीधा सा सुन लो तुम, तो मैं बहुत स्पष्ट शब्द बोलता हूँ। ऊपर ही लिखा हुआ है रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। हरी सब्जियों में होता है, सुना ही होगा तुमने, खून बढ़ाया तो हरी सब्जी खाओ, फलियाँ खाओ। फिर मैंने कहा था मांस अंडे में सब होता है, ईस्ट में। विटामिन B12, इसको साइनोकोबालमिन बोलते हैं। घातक रक्त क्षीणता हो जाती है इसके कारण, इसलिए आप जब भी ब्लड बिल्डिंग का कोई सिरप वगैरह देखेंगे तो उसमें फोलिक एसिड होता है, साइनोकोबालमिन होता है, यही सब चीज़ें होती हैं। तंत्रिका की गड़बड़ी भी इससे हो जाती है। ठीक है, स्रोत क्या है, मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। आंत्र के जीवाणु कौन से होते हैं इनको, हाँ ये भी सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। हमारे आंत में जीवाणु पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग गुड बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया ख़राब नहीं होते हैं, गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया कौन से होते हैं, आपने आजकल सुना होगा योगर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, योगर्ट, या सामान्य भाषा में कहें तो दही, इसमें होते हैं अच्छे बैक्टीरिया, आंत के जीवाणु। ठीक है, नहीं तो इसके बदले में एक शब्द और सुनेंगे आप, प्रोबायोटिक। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ नहीं भी है तो भी साइंस बहुत अच्छा करा रहा हूँ मैं आपको, सुनते जाओ आप। तो प्रोबायोटिक, तो प्रोबायोटिक आइसक्रीम भी आती है बाज़ार में।
और भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। जो चीज़ बिकने लगती है बाज़ार, जो चीज़ पता लग जाए आजकल तो कि ये चीज़ अच्छी है, वही चीज़ बाज़ार में बिकने लग जाती है। वैसे लोग घर में ही खाया करते हैं, अब सब बाज़ार में आने लगा है। चलिए भाई, मिल्क के बारे में अलग से लिखा है भैया, पूर्ण आहार है, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। सफ़ेद रंग काय के कारण होता है? कैसीन के कारण होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। गाय का दूध हल्का पीले रंग का होता है, इसमें बीटा कैरोटीन के कारण पीलापन आता है। ये सब पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध का खट्टापन किसके कारण आता है? लैक्टोबैसिलस के कारण आता है। एक बैक्टीरिया होता है ये, दूध में जो खट्टापन लाता है, लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे। संगठन में क्या होता है? 87% तो जल ही होता है। वसा होता है, फिर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, और दूध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, विटामिन डी आ गया, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, याद रखना। इससे सूखा रिकेट्स रोग हो जाता है, ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? मक्खन में, मछली के तेल में, अंडे में। मैंने बार बार आपसे कहा है, सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। हाँ, इसलिए इसको धूप का विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? धूप का विटामिन। अब दोपहर में ना बैठ जाना जा कर के, सुबह सुबह की जो धूप निकलती है उसमें होता है, दोपहर में बैठ जाओ जाकर धूप में। सुबह की जो धूप होती है उसमें होता है। विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। इससे जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी आती है। काय में पाया जाता है? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन के, नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं इसको। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत के बैक्टीरिया में होता है, हरी सब्जियों में होता है, अंडे में होता है, सोयाबीन में होता है। अमीनो अम्ल, आ जाओ भाई। अमीनो अम्ल केवल भोजन से प्राप्त होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल, इसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल, इनको बाहर से लेना ही पड़ता है, अंदर नहीं बनते आपके, इसलिए एसेंशियल बोलते हैं। नाम याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, कुल मिलाकर के 9 हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये हैं, देखो तब दिए हुए हैं। शरीर में कोशिकाओं में जो संश्लेषण हो जाता है। इसके बाद आ जाइए, ग्लूकोज के बहुलक बताया था मैंने। स्टार्च है, वनस्पति से प्राप्त होता है। आयोडीन की घोल से प्रक्रिया से काला नीला रंग देता है। पादपों में, माइलेज में होता है। फिर सेलुलोज है, सेलुलोज पादप होता है आपका पॉलीसेक्राइड। गाय वाय तो पचा लेती हैं, अपन नहीं पचा पाते हैं। चलिए, वसीय अम्ल, आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा, ट्राइग्लिसराइड वसा, आवश्यक वसीय अम्ल। ऐसे ही उल्टा सीधा सब लिखा हुआ है। अल्फा लिनोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत आजकल चल रहा है भी। तिलहन, अलसी और तीसी की अधिकतम उपस्थिति इसकी होती है। उदाहरण है ओमेगा 3 वसीय अम्ल, बहुत ज़्यादा चल रहा है। करते क्या है? रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी करता है। ठीक है, लिनोलेइक अम्ल उदाहरण है ओमेगा 6, आजकल बहुत चल गया है ये भी। चलिए, वसा के प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है। संतृप्त वसा, संतृप्त का क्या मतलब है यहाँ पर, ये समझ लीजिए। कार्बन के 4 संयोजकताएँ होती हैं, और ये जितनी भी संयोजकताएँ हैं, यदि ये पूरी तरह से हाइड्रोजन से भर जाएं तो ये संतृप्त वसा कहलाता है। संतृप्त का मतलब भरा पूरा होना। अब इसकी कोई भी ऐसी संयोजकता खाली नहीं होती जहाँ पर हाइड्रोजन ना हो। सामान्य भाषा में कहें, जो केमिस्ट्री पढ़ें तो एकल बंद होते हैं सब जगह पर। ऐसे वसा संतृप्त वसा कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, कम अभिक्रियाशील होते हैं, इकारा बंद होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। डालडा, अब नारियल का तेल दे दिया बेचारों ने, गलत है। नारियल का तेल गलत दे रखा है, नारियल का तेल नहीं होगा, डालडा होगा। डालडा जिसको आप कहते हो वनस्पति घी, वनस्पति घी, ठीक है, देसी घी, ये सब इसी में आते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जमे हुए रहते हैं, ध्यान रखना।
इसलिए इनने शायद नारियल का तेल दे डाला है। वनस्पति घी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हटा देना। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो फिर क्या होता है कि इस तरफ भी एक एच होता है और इस तरफ भी एक एच होता है, तो ये जो इधर के दो एच हैं बच जाते हैं, इसलिए असंतृप्त है। असंतृप्त माने अब इसका पेट हाइड्रोजन से नहीं भरा हुआ है, मजाक में समझाऊं तो, ठीक है। लेकिन ये जो है द्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो वनस्पति तेल जो हैं, जितने भी तेल हैं, सरसों का तेल, ठीक है, मूंगफली का तेल, जितने भी तेल हैं ये इस रूप में आते हैं। केवल इसका जो एक्सेप्शन है वो नारियल का तेल है, इसमें गलत दिया है इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं ये सब, ठीक है। मछली का तेल इसमें उदाहरण दे रखा है, मछली का तेल तो कोई खाता नहीं है रोज़ में, ठीक है ना, ना उसमें कुछ पकाते हैं। जिन चीज़ों में हम लोग पकाते हैं उनका नाम मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा ट्रांस वसा, ये साहब खतरनाक माना जाता है। आजकल लोग चीज़ खाते हैं ना, चीज़, सुनते जाओ तुम तो, सीधा उदाहरण बताता हूँ मैं, चीज़ में पाया जाता है ट्रांस वसा। और आजकल लोग खूब पिज़्ज़ा खाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करता है, हृदय वाहिका को क्षति पहुंचाता है। ये पशु जनित वसा और हाइड्रोजनीकृत तेल में पाया जाता है ट्रांस वसा। आप जब कोई चीज़ खरीदोगे ना, उसमें सब दिया रहता है, उसमें लिखा रहता है ट्रांस फैट कितना % है, इसको ट्रांस फैट बोलते हैं। तो ट्रांस फैट कितना % है, IAS में इससे क्वेश्चन आ चुका है। आ जाओ साहब। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में पुरानी परिभाषा के हिसाब से तो ये है कि भाई इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में पाया जाता है। प्रमुख कार्य शरीर में ऊर्जा प्रदान करना और ऊर्जा भंडार की तरह से काम करना। इसके बाद है प्रोटीन। तो प्रोटीन का नामकरण जे मूल्डर ने किया था, खोज करता थे जे बर्जीलियस। निर्माण की इकाई अमीनो एसिड होती है, ठीक है, पूछ सकते हैं। शरीर का 16% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। कार्य ऊर्जा उत्पादन सबसे बाद में होता है भैया, देखो यही गलत चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका काम है शरीर में वृद्धि का और निर्माण करना, ठीक है ना, ये। फिर ऊर्जा उत्पादन तो बहुत बाद की बात होती है। कोशिका, जीव द्रव और ऊतकों का निर्माण, ठीक है। प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरेज और धातु और ये सब चीज़ें। कमी से होने वाले लोग क्वाशकर और मेरास्मस। अरे प्रोटीन के बिना वैसे ही आदमी कमज़ोर हो जाता है। सरल प्रोटीन कौन से हैं, केवल अमीनो अम्ल से निर्मित हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन, सिस्टोन। अब इस सब इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो क्या है कि कहीं से भी जो मिला सब। व्युत्पन्न प्रोटीन है प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से, जैसे पेप्टोन और पेप्टाइड। संयुग्मी प्रोटीन है अमीनो अम्लों के साथ भी जुड़े हुए, जैसे क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, इन सब से कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता। यहाँ से देख लो, चलो परीक्षा दृष्टि डाल लो, दृष्टि। दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व 1:2:1 में होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन का संयोजन इकाई अमीनो अम्ल। सींग, सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा में उपस्थित प्रोटीन मैंने भी आपको बताया था, केराटिन, अल्फा केराटिन, बहुत इसका आजकल प्रचार आता है। मस्तिष्क में एड्रीनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है टायरोसिन से। न्यूट्रास्यूटिकल, अरे यार, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं पोषण के साथ औषधीय गुणों वाले खाद्य। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है बेरी रोग, तो पॉलिश करो ही काहे को। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, याद कर लेना, पूछते हैं। लगता नहीं है ना देखने में मिर्च को, क्योंकि मिर्च खट्टी नहीं होती। विटामिन ए मानव शरीर में संचित कहाँ होता है, यकृत में। विटामिन ए प्रचुरतम स्रोत है आम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया। नींबू वीबू लगते हैं, सॉरी गाजर वाजर लगते हैं, लेकिन आम है। स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन है विटामिन B6, नहीं है, सॉरी नाम है
विटामिन B6। विटामिन ई महत्वपूर्ण है। अंकुरित गेहूं का तेल, इसको जो है व्हीट जर्म ऑयल बोलते हैं। ठीक है, बहुत चल रहा है आजकल ये भी, व्हीट जर्म ऑयल। आजकल ये सब बहुत पोषक तत्व जो मार्केट में आ रहे हैं ना, न्यूट्रिशन वाले जो प्रोडक्ट, उसमें सब यही होता है, बाज़ार में खूब बिक रहा है। यह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, उसका नाम है विटामिन डी। याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा का पोषक तत्व पोटेशियम के, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर। चलो भैया, फास्फोरस, मिनरल्स की बात आ गई। फास्फोरस स्रोत क्या है? दूध, पनीर, कलेजी, दही, हरी पत्तीदार सब्जी आदि। कार्य क्या करता है? हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचना संतुलन बनाता है। आयोडीन का क्या है? आयोडीन नमक समुद्री खरपतवार और मछली वगैरह से मिलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करता है। मैग्नीशियम स्रोत क्या है? कद्दू के बीज, ठीक है, कल से खाना। फिर बादाम और पालक। कार्य क्या है? तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक, ठीक है, कैंसर से बचाव। इसके बाद आपका तांबा स्रोत है मछलियाँ, यकृत और अनाज आदि का। हीमोग्लोबिन संश्लेषण का काम करता है। अस्थि निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक होता है। जस्ता स्रोत है मछली, यकृत आदि का। इंसुलिन कार्य के लिए ज़रूरी होता है। कोबाल्ट है स्रोत मछली, मांस, जल आदि का। कार्य क्या करता है? आरबीसी संश्लेषण करता है कोबाल्ट, ठीक है। इसलिए जितने भी रक्त बनाने वाले जो मैंने बताया था आरबीसी वाले, उनमें कोबाल्ट भी होता है। विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। प्रमुख खनिज और उनके कार्य और दूसरे इम्पोर्टेंट। पोटेशियम केले में होता है, खजूर में होता है, बीन्स में होता है, ब्रोकलीज में होता है, ठीक है। कार्य क्या करते हैं? पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्ट का संतुलन। फिर उसके बाद कैल्शियम है, पनीर में होता है, दूध में होता है, अंडे में होता है, मछली, साबुत अन्न और रागी में होता है। हड्डियों तथा दांतों को मजबूती देता है। रुधिर स्पंदन में सहायता करता है। पेशीय संकुचन, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, स्रोत है साधारण नमक, मछली, अंडे आदि के कार्य। पेशीय संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्ट संतुलन, तंत्रीय आवेग का संचरण। फिर है आपका लौह स्रोत है कलेजी, गुर्दा, ठीक है भैया, सेब, पालक, हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग आदि। कार्य है आरबीसी में हीमोग्लोबिन के निर्माण और ऊतक का ऑक्सीकरण। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। कल हम श्वसन तंत्र से आगे बढ़ेंगे और श्वसन तंत्र से आगे बढ़ने पर इसे धीरे धीरे करके आपकी ये पूरी सीरीज़ को बड़े आराम से कराएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लाइक कर दीजिएगा भाई वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर देना ज़रूर से, शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कुछ अच्छा बुरा लगता है तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। इसी के साथ सभी लोगों को नमस्ते। अगले कल के लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।